अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अलीना मोहम्मद हुसैन है। मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ आज IHRM मुस्लिमाबाद कैंपस की। हमारे यहाँ पे हर तरह के क्लाइंट्स आते हैं, जीरियाट्रिक्स पॉपुलेशन भी आती है और न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस के भी बच्चे आते हैं हमारे पास, और हम उनकी ग्रोस मोटर स्किल्स पे काम करते हैं, जिसमें डायनामिक बैलेंस को हम इम्प्रूव कर रहे होते हैं। उनकी नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ में जो ग्रोस मोटर स्किल्स की ज़रूरत होती है उनको इम्प्रूव कर रहे होते हैं। हमारे पास छोटे बच्चे भी आते हैं, लाइक 8 मंथ्स ओल्ड भी क्लाइंट्स हैं, और बड़े से बड़े हमारे पास 13 ईयर्स ओल्ड भी क्लाइंट है जो न्यूरो रिलेटेड कंडीशंस में आते हैं। स्ट्रोक के पेशेंट्स भी आते हैं हमारे पास नॉर्मल पॉपुलेशन में से, और उन सब के ऊपर हम बेसिकली ग्रोस मोटर स्किल्स के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, जिसमें हम गेट भी सिखा रहे होते हैं, वॉकिंग, और हम लोग स्टैंडिंग पे भी वर्क कर रहे होते हैं। आप मैडम ये बताइएगा, जैसे बच्चे नॉर्मली पैदा होते हैं, नॉर्मल होते हैं, कोई बीमारी नहीं होती, वैसे एक वालिदैन में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि उस बच्चों की मालिश की जाती है, तेल से मालिश की जाती है, उसको जो कपड़े से बिल्कुल लपेट के रखा जाता है। तो ये आपकी फिजियोथेरेपी में ये चीज़ें भी ज़रूरी है कि आया अभी से हम इसकी केयरिंग करेंगे, बच्चों की इसको मालिश करेंगे, इसके हाथों को मूवमेंट देंगे, पाँव को मूवमेंट देंगे, तो उसके लिए बेहतर रहेगा। थोड़ा सा ये बताइए। अच्छा, नॉर्मल बच्चों में तो ये हम कर रहे होते हैं ना, क्योंकि उससे ये होता है कि बोन स्ट्रॉन्ग होती है, बच्चे को एक सिक्योर एनवायरनमेंट मिलता है, एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट मिलता है। और जो हमारे पास न्यूरो डेवलपमेंटल वाले बच्चे होते हैं उनमें हम मसाज देते हैं, क्योंकि उसमें जो मसल्स के जो डीप फ्रिक्शन मसाज होते हैं उससे जो कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं ना, उससे उसके रिड्यूस होने के चांसेस होते हैं, उसको हम ट्रीट कर रहे होते हैं। डिफरेंट मसाज टेक्निक्स होती हैं, वो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, वो नॉर्मल नहीं होती हैं। स्पेशल बच्चे की वजूहत क्या है पैदा होने की? बात होगा कहा जाता है कि कज़न मैरिज, ये भी एक थोड़ा सा नुकसानदेह है, क्या है थोड़ा सा इसके बारे में बताइए ताकि अवेयरनेस हासिल हो। ठीक है। अच्छा, स्पेशल बच्चों का ना कुछ की कॉज भी हैं और कुछ की कॉज अभी तक नहीं फाइंड आउट हुई। जो कॉज है वो ये कि फर्स्ट कज़न मैरिजेस नहीं होनी चाहिए। कुछ में ये है कि क्या कहते हैं, जो ब्रेन जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर केयर नहीं करती है या फॉलिक एसिड का इंटेक नहीं हो रहा है, तो जिसकी वजह से बच्चे का ब्रेन जो है वो फुली डेवलप नहीं हो पाता। कुछ प्रेगनेंसी के दौरान की कॉम्प्लिकेशन होती है, कुछ जो होती है कि ड्यूरिंग बर्थ की कॉम्प्लिकेशन होती है, लाइक बच्चा जो है वो प्रॉपर रोया नहीं है, उसको उसके ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल सका है, जिसकी वजह से ना उसका ये ना डेवलपमेंटल इश्यूज आते हैं। और एक और कॉज ये है कि बच्चा पैदा तो नॉर्मल हुआ है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ क्या हो चुका है, अभी ये ट्रेंड बन चुका है कि बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। अब हमारे यहाँ सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि बच्चे को छोटी उम्र से ही हम मोबाइल दे देते हैं, हम स्क्रीन टाइमिंग पे उसको ले आते हैं, जिसकी वजह से ऑटिज़म, ADHD की आजकल बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। जो न्यूली पेरेंट्स बन रहे हैं, ज़ाहिर है वर्किंग वुमेन है, वर्किंग मैन है, तो वो क्या करते हैं कि चले बच्चे को मोबाइल दे दिया, उसमें वो इंगेज हो गया है, केयर टेकर के पास है, तो वो जो है अपना काम कर रहे हैं। बट उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है कि वो बच्चा जो है वो बाय टाइम, लाइक पहले वो बच्चा बोल रहा था, बट वो आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेट हो जाता है, वो बोलना छोड़ देता है, वो सबसे अलग हो जाता है, तो उसमें फिर ऑटिज़म डेवलप हो जाता है, ADHD डेवलप हो जाता है, हालांकि वो बिल्कुल नॉर्मल पैदा हुआ था। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए, इस चीज़ की हमें अवेयरनेस देनी चाहिए। आजकल मुझे ये लगता है कि जो हॉस्पिटल सेटअप है उसमें वहाँ प्रेग्नेंट फीमेल्स को ये गाइडेंस मिलनी चाहिए कि आपने प्रेगनेंसी के बाद एक टाइम ड्यूरेशन है कि उसमें हमें बच्चे को मोबाइल नहीं देना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चा जो है वो फैमिली के साथ कनेक्ट करे, ना कि मोबाइल और सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट करे। अच्छा, ये जो माजरत के साथ मैं आपसे ज़्यादा सवाल पूछ रहा हूँ, नहीं कोई बात, मेरा जो चैनल में हम इंफॉर्मेशन देना हमें ज़रूरी है, बिल्कुल। हर बंदा हमसे पूछता है कि आपने ये क्यों नहीं पूछा। आमतौर पर आप लोग को ये दे रहे हैं कमेंट्स के भाई बच्चा रोएगा तो बहुत ही नॉर्मल होता है, अगर रोने में कुछ हिचकिचाहट होती है, रुकावट होती है, तो बच्चे में कुछ न कुछ समझे की सूरत खराब होती है। अगर रोए ना तो इसको रुलाया जा सकता है, हिला जुला के, ठीक है ना। एक दूसरा ये मैं आपसे ये पूछना जो थोड़ा सा इस सवाल के लिए भी डिफरेंट है कि प्रेगनेंसी में अगर हमारी माँ बहनें होती है, जो भी हमारी लेडीज होती है, उसको अगर ज़हनी तकलीफ होती है तो बच्चा भी कुछ अपसेट पैदा होता है, तो थोड़ा सा दोनों रीज़न बताइएगा। जो अगर फीमेल को साइकोलॉजिकल कंडीशन है तो इट माइट भी पॉसिबल कि चाइल्ड को हो एंड माइट भी पॉसिबल चाइल्ड को नहीं हो, ये डिपेंड करता है कि वो उसमें डोमिनेंसी आ रही है या नहीं आ रही है।
और जहाँ तक बात रही है रोने की, तो देखिए अगर बच्चा, जैसे आजकल अक्सर जगहों पे ये भी होता है कि घर में पैदा हो रहा है, घर में पैदा हो रहा है ना बच्चा, तो उसके पास वो सहूलियात नहीं है कि इमरजेंसी उस चीज़ पर रिएक्ट किया जाए, इमरजेंसी उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए, क्योंकि जितना जल्दी हम उसको ऑक्सीजन थेरेपी देंगे उतने चांसेस ज़्यादा हैं कि बच्चे की जो ब्रेन डैमेज है वो कम से कम होगा, और जितना ज़्यादा डिले होता जाता है ब्रेन डैमेज उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है, तो वो हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस और मज़ीद बढ़ती जाती हैं। तो अगर हॉस्पिटल सेटअप में, एक हॉस्पिटल सेटअप होता है, वहाँ पे हमारे पास इमरजेंसी टीम अवेलेबल होती है, तो वो फौरी उस पर एक्ट करती है, बच्चे को ऑक्सीजन दी जाती है ताकि जो उसकी डैमेज है वो कम से कम हो। Hi, this is Joyce. My name is Joyce Mwarie. I'm from Africa, Zambia. Today we were having a meeting concerning the special needs children, and the program was so nice. We learned a lot and looking forward to another program. Thank you. Am I going to manage? Okay. Hi, this is Joyce Mwarie. I'm from Africa, Zambia, and I'm at the IHR Center. In what place is this? It is where? It is where? Muslim. Hi, this is Joyce Mwarie. I'm from Africa, Zambia, and I'm at IHR in Muslimabad. We are here for special kids, and we are having talking about disability children and the importance of them, what things they are having at the HRI. They include physiotherapy, they have OT, they have speech, they have so many things lined up for the special kids. So you can bring your children if you need any help, and then they are going to help you. Thank you. Your definition? My name is Amta Peteti. Your comments, please. Can you tell him about your therapist? Sir Hamza, Sir Bakar, Sir Madam. Okay, Dr. Amta, Dr. Bakal, Dr. Nanlentan. Is he good? Yes. Dr. Amta Peteti. Do you like play? Yes. What kind of play you like most? Video game play. Yes. No football. I like all of games. You will come here? You will come here for therapies? Yes. Yeah? Oh, perfect. On the temple. Pakistan Zindabad. Yes. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा वॾा भाउ अॼु मस्जिद परदेसी बि मेरे साथ वेठा आहिनि ने बहुत ख़ुशी थी रही है माशाल्लाह। वधे आवा जिन्हें आवा असांखे हौसलो ॾिनी आहे। IHRI ये जो मुस्लिमाबाद सेंटर है ये असां तकरीबन जुलाई में खोली चुकिया हुआ है। इनकी ओपनिंग थी हाणे अॼु इन असां ओपनिंग करे आहियूं इनमें स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट जी, कि जो भी बच्चो अहिड़ो आहे जिनके फिज़िकली या मेंटली चैलेंज है, जिन जो प्रॉब्लम है, उनके स्कूल गिरनि नथा। પછી એની સાથે પ્રોબ્લેમ એવો હતો કે અગર 8 વર્ષ जो बच्चो है इन दिमाग 4 वर्ष ते उभो है, तो उन्हें जैसा असेसमेंट करूँ था। असेसमेंट कीअं करूँ था कि असांजी पूरी टीम है इन हर चीज़ जी असेसमेंट करे थी। MA इन जी मेंटल असेसमेंट थिए थी, इन जी IQ लेवल चेक थिए थी, पछी इन जो एजुकेशन जे हिसाब से इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान बने तो, हर बच्चे जो सेपरेट करिकुलम बने तो इन दिमाग के हिसाब से कि केतिरो लिखी सघे तो, केतिरो पढ़ी सघे तो, केॾा उभो है। પછી इन बाद असां इन जी फिज़िकल असेसमेंट करूँ था, इन जी कॉग्निटिव स्किल्स चेक करूँ था, इन जी वीकनेसेस चेक करूँ था, इन जी ताकत करूँ था कि किन चीज़ में इन स्ट्रेंथ वधारे है। तो इन हिसाब से असां पूरो प्रोग्राम डिज़ाइन करूँ था, हर बच्चे जो सेपरेट। वो प्रोग्राम जे बेस ते हर 3 महीने जे इंटरवल ते असां लोग इन टास्क बनाए इनके चेक करूँ था कि इनके केॾा पुॼो। हर 3 महीने में असांखे जो टारगेट गिनी वेठा होता है वो टारगेट के अचीव करणो हो। तो 3 से 6 महीने वर्ल्ड जे अंदर बच्चे जे अंदर एतिरो वॾो इम्पैक्ट अचे तो कि इन लाइफ के अंदर इनके आसानियों पैदा थी वेंदियूं। अल्हम्दुलिल्लाह ये कम असां 4 वर्ष से करी रही हूँ। इनको कमो बेश 800 बच्चा असांजे में आहिनि, पूरे सिस्टम में आहिनि जिन्हें जैसा कम करी रही हूँ। जिनमें तकरीबन कमो बेश 100 बच्चा अहिड़ा आहिनि जो पोते ज़िंदगी अंदर या तो पगदो उबा थी विया आहिनि, जो ना सुनना वो सुनी विया आहिनि, जो ना बोलना वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बोलना शुरू करी थी विया आहिनि।
કે પછી આપણે અસાं બોટોક્સ થેરેपी जो આપણી फ्री कैंपेन लॉन्च करें। बोटॉक्स थेरेपी को है कि बोटॉक्स जो इंजेक्शन है ना उनमें कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत कम अचन था। जो वही उम्र थी वञनि था इन्हें झुड़ियों ख़त्म करण लाइ करे इंजेक्शन लॻनि था, जो अॼुकल्ह आर्टिस्ट ने मॉडल्स लॻाइनि था। बहुत एक्सपेंसिव इलाज है। इन जे अंदरि हिकिड़ो इलाज है अहिड़ो कि अहिड़ा पेशेंट जिन्हें के पग जी रगूं या इन जा मसल्स उहो थी विया हूंदा, जाम थी विया हूंदा, वो इलाज इन लाइ भी कम अचे थो। तो वो थेरेपी से है ना बच्चे जे पग जे अंदर है ना इन मसल के असां लोग एक्टिवेट करूँ था ना पछी इन के वर्जिश करायूं था। तो 3 से 6 महीने वर्डी जी वर्जिश थिए थी ना तो बच्चो पोते हलनो शुरू करी देतो। अलहमदुल्ला 3 से 4 महीने में 11 बच्चे के असां उभो करी आयूं। जो उभो थियनि था नींगरो अमुक बच्चे अहिड़ा आहिनि जो 20-30 स्टेप गिनी भी सीखी रही, इन से वधारे भी गिनी रही आहिनि इंशाल्लाह। तो उभो भी थी विया आहिनि, हलनो भी शुरू कयो। हाणे इन जे सां कंटिन्यू थेरेपी करे रही आहियूं। तो असांजो मिशन ये है कि असां अॼु फ्री कैंपेन लॉन्च करी आहियूं कि कोई भी बच्चो अहिड़ो हुए जिनके ये प्रॉब्लम हुए असां वटि रुजू करे असांजी टीम इनके स्क्रीन करनी, अगर इनजो इलाज थी सघंदो न, अगर वो अफोर्ड नथो करी सघे तो असां इंशाल्लाह इनजो फ्री इलाज करना। अगर अफोर्ड करे सघे तो ना तो बहुत ओछे कॉस्ट ते उनजो इलाज जा पेमेंट करनि, इनजो इलाज करें। असांजो टारगेट ये है कि इन मुश्किल जा कम से कम 5 से 7 हज़ार बच्चा होना पाकिस्तान में। अगर ये 5 से 7 हज़ार बच्चा उभा थी विया तो इन जगह पूरी ज़िंदगी पीए। 4 से 5 वर्ष 6 वर्ष जो बच्चो अगर सही थी न तो समझी गिनो कि 60-70 वर्ष की तो उम्र अल्लाह ॾिनी जाए कम से कम। एतरी तो इन जी उम्र होने तो पूरी ज़िंदगी पोते जे पग ते उभा रही कम करे सघंदा या इंडिपेंडेंट एतिरा भी थी वञा कि कोई न कोई कम में यूज़ थी वञा, न का ताईं मोहताज थी वञा सॼी ज़िंदगी। तो ये असांजो कमु आहे। तो दुआ करो अल्लाह पाक असांखे भी रस्तो बनाए ॾियनि, इन जी ख़िदमत भी करनि ॾियनि, इन जी खे फ़ाइदो भी पुॼाए, इन बदे उभा थी वञनि। असां वटि जो भी अचे इनकी लाइफ बेहतर थी, ये असांजी दुआ है बस। जज़ाकल्लाह। मेरा नाम रज़ाक परदेसी, मैं IHRI का CEO हूँ। IHRI बेसिकली इसका जो पूरा मुखफ़फ़ है इंस्टीट्यूट ऑफ होलिस्टिक रिहेबिलिटेशन एंड इंक्लूजन। इसका मिशन ये है कि ऐसे बच्चे और बड़े जो फिज़िकली या मेंटली चैलेंजेस का शिकार है, आम अल्फाज में हम कहते हैं कि वो बच्चे जिनके स्पेशल नीड है, तो उन बच्चों के लिए काम करना है जो ज़हनी या जिस्मानी माजूरियों के साथ या तकलीफ़ों के साथ या परेशानियों के साथ हैं। तो उनके लिए हम कंप्लीट रिहेबिलिटेशन सिस्टम लाएँ जिसके अंदर हर किस्म की थेरेपीज़ हैं, मुख्तलिफ इलाज है। इसके अंदर फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जिनसे इनको ट्रीट करते हैं, सेंसरी इंटीग्रेशन है, सेंसरी थेरेपीज़ है और बहुत सारी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ है। तो उनसे इनकी ज़िंदगी को बेहतर करना, इनकी बॉडी और माइंड की स्ट्रक्चरिंग करना। फिर हम इसके अंदर एजुकेशनल सिस्टम भी है जिसके अंदर हम इनकी स्पेशल एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, इंक्लूजन पे काम कर रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे जिनको हर महीने हम कुछ ना कुछ बच्चों को मेन स्ट्रीम स्कूल में भी माइग्रेट कर रहे हैं ताकि वो स्पेशल स्कूल से निकल के एक नॉर्मल स्कूल के अंदर बहुत आसानी से जा सके। तो IHRI का इदारा जो है इसका मिशन ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हर उस बच्चे को या बड़े को जिसको इस किस्म की नीड्स हैं उसको हम देखें, उनकी असेसमेंट करें, इनका ट्रीटमेंट करवाएं और इनको एक अच्छी ज़िंदगी दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम आफिया वजाहत है, मैं IHRI की एज अ प्रोग्राम हेड वहाँ पे काम करती हूँ। आज का प्रोग्राम स्पेशली हमने जो अरेंज किया था वो बोटॉक्स की जो है इम्पोर्टेंस के हवाले से कि हम किस तरह से CP बच्चों में वो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ या इंटरवेंशंस अप्लाई कर सकते हैं और उनको मैक्सिमम इंडिपेंडेंस की तरफ लेकर आ सकते हैं। तो डॉक्टर रमन कुमार जो कि एक वेल नोन न्यूरोलॉजिस्ट हैं, आज हमने उनको IHRI के प्लेटफॉर्म से यहाँ पर इन्वाइट किया और उनके साथ वो तमाम डिस्कशंस की ताकि हम अभी तक जितने बच्चों को करवा सकें उनको एक रोल मॉडल प्ले करें और उनके साथ साथ और बच्चों को भी हम इससे मुस्तफ़ीद कर सकें। थैंक यू। आई एम हाजी अब्दुल मजीद परदेसी। मुझे आपका देख के स्टेट ऑफ आर्ट देख के बड़ी खुशी हुई। हमारे हाजी अब्दुल रज़ाक भाई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और हमारे कोरंगी में यतीम खाना और स्कूल है, वहाँ भी इसी तरह का इन्होंने इस्टेब्लिश किया है और हम समझो मेरे बच्चे से ज़्यादा मुझे अजीज़ है। वो यतीम खाना में और वहाँ पे भी डिसेबल्ड लड़कों का जो ये कर रहे हैं पूरे कराची में कर रहे हैं, अल्लाह इनको सेहत के साथ ज़िंदगी दे और काम करने की तौफीक दे। इज़ आवर ऑनेस्ट, डेड ऑनेस्ट एंड बहुत मेहनती बच्चा है। अल्लाह इनको और आगे काम करने की तौफीक दे और हम भी इंशाल्लाह इनकी टीम के साथ मिल जाए। तो जिस तरह ये अल मोहसिन एकेडमी में चला रहे हैं, यहाँ पे भी स्टेट ऑफ आर्ट दिखा, वहाँ पे भी स्टेट ऑफ आर्ट दिखा। मैंने बाहर भी देखे इसे
तो ऐसा नहीं देखा। और ये कराची के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कराची पूरे में ये दरख्त लगा रहे हैं। अल्लाह इनको अजर अजीम दे, इसके सदक़े हमें भी बख्श दे। जज़ाकल्लाह। मेरा नाम नायला खादिम है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ और मैं IHRI की मुस्लिमाबाद ब्रांच, जहाँ पे इस वक्त इवेंट हो रहा है, यहाँ इसको हेड करती हूँ। और ये इवेंट हमारा आज ओपन हाउस विज़िट था, जो हमारा न्यू स्कूल स्टार्ट हुआ है स्पेशल बच्चों के लिए, जहाँ हम स्पेशल बच्चों को थ्रू प्ले थेरेपी, रीडिंग, राइटिंग हम फैसिलिटेट करेंगे। बाकी थेरेपीज़, बिहेवियर थेरेपिस्ट, हमारी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, हमारी फिजियोथेरेपी एंड सेंसरी, ये सब हमारी ऑलरेडी चल रही थी सेंटर में, और अब हमने स्कूल का स्टार्ट लिया टू फैसिलिटेट स्पेशल चिल्ड्रन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर योगी वजाहत। आज यहाँ पे IHRI में आया था और RI में इसमें हमें नहीं कट कर लो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर योगी वजाहत। आज एक बहुत अच्छा मौका मिला रमेश के प्रेजेंटेशन को सुनने का, जो CP चाइल्ड के हवाले से थी, और उस हवाले से जो बुटिक्स पे काम हो रहा है, इंजेक्शन पे काम हो रहा है, उस हवाले से थेरेपी पे हमारी बात हुई। आज हमने प्रेजेंटेशन देखी और ये जान के बहुत खुशी हुई कि वतन अजीज़ में अब वो बच्चे जिनमें एफर्ट्स हैं वो चल सके, वो जो डिसेबिलिटी के फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में हैं, तो उनके लिए एक उम्मीद की किरण थी। आज वो देखी गई और महसूस किया गया कि वो लोग जो ये कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उनको मदद की ज़रूरत है, और वो मदद की ज़रूरत है आपसे। आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? तो आइए उनका साथ दीजिए, इसलिए कि आपका साथ देने से वो बच्चे जो इस वक्त घर में हैं, या शायद आगे चल के, ये लफ्ज़ मुनासिब नहीं है, लेकिन शायद वो सोसाइटी के लिए कोई बोझ बन सकें। आइए इस बोझ को आज बांट लेते हैं और कुछ ऐसा करते हैं कि बच्चे मुफीद काम कर सकें, और इसी तरह जैसे आपके और मेरे बच्चे हैं, इस माशरे का बेहतरीन रुकन बन सकें। शुक्रिया। हम IHIR के दफ्तर पे मौजूद हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम किया इन्होंने। आप यकीन नहीं करें, मैंने जो इन्होंने काम किए हैं और जो बच्चियों को देखा चलते हुए, देख के मेरी आंखों में वैसे ही नमी आ गई। मैं आई रियली अप्रिशिएट, और मैं चाहूँगा जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनका काम हो जाएगा, जो नहीं अफोर्ड कर सकते हम सब मिल के IHIR का साथ दें और इसकी कैंपेन में शामिल हों, ताकि वो बच्चे जो चल नहीं सकते उनके लिए हेल्प होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया साहब, आप माशाल्लाह और पाकिस्तान फेडरेशन के सदर हैं, और आपने कहा कि मैंने ये देखा लोग बच्चियों को चलते हुए, मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। इसी तरीके से हम भी इन्हीं के कैंप में जाते हैं। हम एक, मैं तो कहता हूँ पूरा मुअज़्ज़ती तौर पर पूरी ट्रीटमेंट होती है। तो आपकी तरफ से भी एक पैगाम देना चाहिए कि IHIR से रब्ता करें, तो अल्लाह, अभी आपने ये भी ऑप्शन दे दी, उनके दरमियान मुमकिन होगा तो वो कर लें, नहीं तो हमारा भी कॉपरेट होगा। बिल्कुल ये रुजू करें। मैं बहुत मुअज़्ज़ती तौर पे एक अल्लाह की तरफ से एक रूहानी वहाँ पे सेहतियाबी है, बच्चे चलने फिरने लग गए। देखिए, मेरे बड़े भाई भी डॉक्टर हैं, चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट है, अमेरिका में होता है, ठीक है। उसको ये कहता था कि पाकिस्तान में शॉर्टेज है इस चीज़ की, और मैं ये रज़ाक भाई का इंस्टीट्यूट देख के मैं अपने भाई को याद कर रहा हूँ कि वो मुझे बोलता था। आज रज़ाक भाई ने उसका इनिशिएटिव लिया। हम सबको मिल के इसको फैलाना चाहिए, ताकि वो बच्चे जो चल सकते हैं घर में, उनको बीमार करके बिस्तर पे रख दिया जाता है, ये ख़त्म हो। और इंशाल्लाह मैं तो इनके साथ हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हम सब मिल के इनका साथ दें। रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह आज एक और नया माइलस्टोन एजुकेशन डिपार्टमेंट हमने शुरू कर दिया मुस्लिमाबाद इस्लामिया कॉलेज के पास IHRI का, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा एक माइलस्टोन है। अब हम इंशाल्लाह जा रहे हैं 5वें सेंटर की तरफ, और इंशाल्लाह होपफुली दिसंबर तक इसका अनाउंसमेंट कर देंगे। मकसद ये है कि खुसूसी बच्चे, स्पेशल चिल्ड्रन लाइक स्पेशल गेस्ट, हमको स्पेशल गेस्ट की तरह ट्रीट करें, और उनकी बेहतरी के लिए जो अल्लाह ताला ने जितनी हमको ताकत दी है उसके हिसाब से हम उनका ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल जब्बार हमदानी, गुल जमात एसोसिएशन का ट्रेजरर और ज़कात कमेटी के चेयरमैन आपसे मुखातिब हूँ। आज के इस मीटिंग के हवाले से जो अब्दुल रज़ाक परदेसी ने अरेंज किया था वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, और बच्चों को देख के मुझे ऐसा लगा कि हमें भी इनकी काविशों में और इनकी मेहनतों को सराहना चाहिए, और हमें भी इस काम को लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मैं अपनी जमात के तमाम लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर ऐसे बच्चे हैं
तो हम इनका ख्याल करें और इनको जो है ना HIR के अंदर एडमिशन दिलाएं इनका। खुदा हाफ़िज़। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आई एम वेरी proud of IHRI. I am the Haji Abdul Majid Pardesi, chairman of Pardesi Group. Haji Abdul Razak Pardesi is doing the very dedicated work. Where we are seeing from the childhood, he is a social worker. I have built one Yatim Khana, orphan's house and school in Korangi. He is looking after it, and especially for this child rehabilitation, जिस तरह ये थेरेपी वगैरह कर रहे हैं, I thought that वहाँ पे there was a dedicated room we have given to him, and now I have seen this center. I am very much impressed in the way he is doing. He is our Pardesi family. He is the gem of the person, may I say, is a diamond of Pardesi family. Allah bless him. Allah give him more energetic work. The way I am seeing, inshallah, future he will be done. He doesn't see the caste, he doesn't see the Muslim. He is doing only for the humanity, for the Pakistan. May Allah Pak give more blessing. We are praying for him, and inshallah we try our best to assist him. Thanks a lot. Jazakallah. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर अमन कुमार है और मैं बच्चों का न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम यहाँ पे जो सब जमा हुए हैं वो बेसिकली एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट का जो है इफ्तिताह हुआ है। वो ये है कि जितने भी बच्चे न्यूरोलॉजिकली चैलेंज होते हैं, जिनमें न्यूरो के मसले मसाइल होते हैं, दिमाग डैमेज हुए होते हैं, या वो उनमें सोचने समझने की या महसूस करने की सलाहियत अच्छी नहीं होती, उनको रिहैबिलिटेशन दी जाती है, यानी उनकी मुरम्मत का काम किया जाता है। उनको फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, डिफरेंट थेरेपीज़ के ज़रिए उनकी मुरम्मत का काम होता है। अब मुरम्मत के बाद जो है उनको वापस अमूमन छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये हुआ है यहाँ पे कि इसको एक यहाँ पे स्पेशल नीड्स के लिए एक स्कूल बनाया गया है। तो वो बच्चे जिनकी यहाँ पे मुरम्मत हो जाती है दिमाग की और जिनकी रिहैबिलिटेशन और थेरेपीज़ वगैरह होती हैं, उनको यहाँ पे स्कूल की सहूलत भी मुहैया की जाती है। तो आज उसका इफ्तिताह था, जिसके सिलसिले में हम सब यहाँ पे जमा थे, और IHRI को मैं बहुत मुबारकबाद दूँगा और मेरी नेक ख्वाहिशात जो है IHRI के साथ हैं कि वो मज़ीद इस तरह के सेटअप्स खोलें और इस तरह का जो मॉडल जिस पे ये काम कर रहे हैं, ये एक बहुत ही अमेजिंग मॉडल है। और अगर इस मॉडल को नेशनल लेवल पे इसको अडेप्ट किया जाए तो इन बहुत सारी बच्चों की जो ज़िंदगी है वो बेहतर हो सकती है। शुक्रिया, थैंक यू। नहीं होता तो वो बाद में समझ आई कि इसी में लिखा हुआ है कि अगर इसको तोड़ के देखें तो इम्पॉसिबल का मतलब है इसको तोड़ के ब्रेक करके तो आई एम पॉसिबल। सो दिस इज़ ये चीज़ जो है ना स्टार्ट करने से पहले आगे चलें हम। तो मेरा नाम डॉक्टर अमन कुमार है और मैं शिफाम हेल्थ टेक प्राइवेट लिमिटेड एक हेल्थ टेक कंपनी है जिसको मैं अभी एज ए मेडिकल डायरेक्टर ज्वाइन किया है। वैसे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर और कंसल्टेंट पीडियाट्रिक चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट हूँ लियाकत नेशनल में और साउथ सिटी हॉस्पिटल में। गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ CARTS में, सेंटर फॉर ऑटिज़म का एक सेंटर है वहाँ पे। और बलूचिस्तान में मैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, वंस अ मंथ क्लिनिक करता हूँ बलूचिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ क्वेटा में। तो 2 जगह पे मैं बेसिकली प्रोविंसेस में काम कर रहा हूँ। मेरा बेसिकली आज मकसद ये है कि थोड़ा सा आप लोगों को बताना कि डिसेबिलिटीज़, अभी जो प्रेजेंटेशन थी उसमें एक वर्ड इस्तेमाल हुआ डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली एबल्ड बच्चे जो होते हैं वो इसलिए नाम चेंज किया है डिसेबिलिटी से कि ये एक अच्छा नहीं लगता कि ये डिसेबल्ड हैं, कुछ कर नहीं सकते। डिफरेंटली एबल यानी ये मुख्तलिफ इनमें जो है वो हुनर हो सकते हैं, चीज़ें हो सकती हैं जो ये एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हैं। तो डिसेबल्ड नहीं है, डिफरेंटली एबल्ड है। लेकिन आज भी जब हम आप लोगों से बात करते हैं डोनर से बात करते हैं तो हम डिसेबिलिटी का ही नाम लेते हैं उसकी। और दुनिया जहाँ में भी अभी जैसे 3 दिसंबर है तो वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है। इट इज़ नॉट वर्ल्ड डिफरेंटली एबल्ड डे, इट इज़ वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। तो डिसेबिलिटी की अपनी एक जो है इस वर्ड की, इस टर्म की अपनी एक जो है वो एक इसमें है
है क्या, डिसेबिलिटी क्या होती है कि किसी भी शख्स को फिज़िकल, मेंटल या सेंसरी महसूस करने की, एहसास करने की, इफ़ आई एम अनेबल टू सेंस द एनवायरनमेंट प्रॉपरली, यानी अगर मैं देख नहीं सकता, मैं सुन नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता एनवायरनमेंट को, या मैं मेंटली डिसीजन नहीं कर सकता, या मैं फिज़िकली चल नहीं सकता, तो ये जो है इसको डिसेबिलिटी कहते हैं। ये डिसेबिलिटी यहाँ ख़त्म नहीं होती, ये होती है कि हम इस डिसेबिलिटी की वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते दुनिया में, अपने कामों में, अपनी सोसाइटी में, और बहुत सारे बैरियर्स हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करने देते। मिसाल के तौर पे अगर मेरा जहन बहुत अच्छा है और मैं चल नहीं सकता, तो स्कूल जाने के लिए मुझे बस में चढ़ना है, मुझे स्कूल की कैंपस में जाना है, मुझे शायद सीढ़ियाँ चढ़नी है, तो जहन भी मेरा बहुत अच्छा है लेकिन मैं स्कूल नहीं जा सकता, पार्टिसिपेशन मेरी नहीं है क्योंकि बैरियर्स हैं। तो इसलिए डिसेबिलिटी को डिफरेंट तरीके से देखना बहुत ज़रूरी है। आगे चलें। अच्छा, ये 2006 में जो यूएन कन्वेंशन है, इन्होंने इसको इंडोर्स किया कि जी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के राइट्स हैं। ये 2006 में, पाकिस्तान ने इसको 2008 में इसको अडेप्ट किया और 2011 में बाकायदा इसकी तौसीक की और साइन किया। तो 2011 से हमारा मुल्क जो है इसको साइन कर चुका है कि जी डिसेबिलिटी के जो लोग हैं उनके अपने राइट्स हैं और उनको हमें राइट्स देने हैं। तो ये इट वाज इन 2011। अच्छा, अगर एक टर्म देखें, अगर किसी का हाथ काम नहीं करता तो ये उसके एक ऑर्गन की इम्पेयरमेंट है। मतलब मेरा हाथ काम नहीं कर रहा तो ये ऑर्गन का इम्पेयरमेंट है, ये कोई डिसेबिलिटी नहीं है। डिसेबिलिटी तब है जब वो इंडिविजुअल लेवल पे आएगी। मेरा हाथ काम नहीं कर रहा तो मैं लिख नहीं सकता, ये मेरी डिसेबिलिटी है। लेकिन अगर मैं सोसाइटी में इस डिसेबिलिटी की वजह से रोल प्ले ना कर पाऊँ तो इसको हैंडीकैप कहते हैं। तो इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप ये समझना बड़ा ज़रूरी है। डिसेबिलिटी एक इंडिविजुअल बंदे के लेवल तक है, हैंडीकैप एक सोसाइटी के लेवल पे। तो जब हम डिसेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं तो एक्चुअली हम हैंडीकैप की बात कर रहे होते हैं कि हम आपका क्या काम है। चलें आगे चलें। अच्छा, डिसेबिलिटी के मॉडल्स जो लोगों ने इसमें देखा है, एक है मेडिकल मॉडल। ये डिसेबिलिटी क्यों हुई, बच्चा पैदा हुआ, दिमाग में ऑक्सीजन नहीं मिला, बच्चा रोया नहीं, तो एक मेडिकल मॉडल है, इसकी वजह से ये चल नहीं सकता, ये फिर नहीं सकता, ये नहीं कर सकता। सोशल मॉडल क्या है कि एक डिसेबल्ड है, हमारी सोसाइटी उसको एडजस्ट नहीं कर पा रही, दिस इज सोशल मॉडल। रिहैब मॉडल, ये जो हमारे डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट बैठे हैं कि रिहैब मॉडल जो है कि इनको सही मुरम्मत कैसे करनी है, डैमेज हो गया, रिहैबिलिटेशन का मतलब है मुरम्मत। राइट्स बेस्ड मॉडल, चैरिटी मॉडल और इकोनॉमिक मॉडल, डिफरेंट मॉडल्स हैं। तो जो इम्पोर्टेंट मॉडल्स हम बात करते हैं ना डिसेबिलिटी की, वो दो हैं, मेडिकल और सोशल। मेडिकल में आगे चलेंगे, प्रॉब्लम इज द डिसेबल्ड पर्सन, ये मेडिकल मॉडल है। इसको हेल्प चाहिए, इसको झटके हो रहे हैं, ये चल नहीं सकता, ये देख नहीं सकता, ये सुन नहीं सकता, ये बीमार है। तो प्रॉब्लम कौन है? डिसेबल्ड। ठीक है, सो द प्रॉब्लम इज द पर्सन, जो कर नहीं सकता, वो मसला है। ये मेडिकल मॉडल है, ये एक अच्छा मॉडल नहीं है। अगर हम सोशल मॉडल पे जाएं, आगे करें, तो प्रॉब्लम इज द वर्ल्ड। स्टेयर्स नहीं बना सकते, बिल्डिंग्स नहीं बना सकते, जॉब्स नहीं दे सकते, उनकी फैमिलीज को हेल्प आउट नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन है, उनकी लैंग्वेज नहीं समझ सकते, उनके लिए स्कूल्स नहीं बना सकते। तो द प्रॉब्लम इज नॉट दैट डिसेबल्ड पर्सन, द प्रॉब्लम इज द सोशल सेटअप। सो दिस इज द सोशल मॉडल। वापस बैक जाइएगा। सो दिस इज द सोशल मॉडल। ये बताने की ज़रूरत इसलिए है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं एज अ मेडिकल मॉडल देखता हूँ डिसेबिलिटी को। आप लोग सोशल वेलफेयर करते हैं, आप लोग सोसाइटी का पार्ट हैं, यू आर इम्पॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एंड सो इस हवाले से आप लोगों का जो रोल है, हमारा तो हम किसी को बता देते हैं तुम्हारा बच्चा रोया नहीं पैदाइश पे इसलिए ये अब चल नहीं सकेगा या ये अब बात नहीं कर सकता। तो ये जो है ना, ये हम सब का काम है। इसमें अगर आप देखेंगे, ये किसी डॉक्टर का काम नहीं है। ये अगर कोई बिल्डिंग्स डिज़ाइन कर रहा है तो डिज़ाइनर का काम है, स्कूल जो चला रहा है तो उसका काम है।
तो ये डिफरेंट, सो डिसेबिलिटी इज़ नॉट जस्ट डॉक्टर्स स्टफ और रिहैबिलिटेशन का, फिजियोथेरेपिस्ट का काम, ये हम सबका काम है। तो बताने का मेन मकसद यही था। आगे चले, सेरेब्रल पाल्सी जो है, सेरेब्रल पाल्सी का मतलब कि हम चल फिर ना सकें या बैठ ना सकें, मूवमेंट, हमारा जो मोटर फंक्शन है, अल्लाह ने हमें 2 फंक्शंस दिए, मोटर और सेंसरी, महसूस करना और चलना फिरना, बैठना, चलना फिरना, बैलेंस। तो ये 2 मेजर सिस्टम है हमारे। जो मोटर सिस्टम अगर अफेक्ट हो जाए, और वो कब अफेक्ट हो, जब दिमाग बन रहा हो। अगर फ़र्ज़ करें किसी 10 साल के बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेड बाउंड हो जाता है, ये सीपी नहीं है। लेकिन अगर एक बच्चा बॉर्न होता है और उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती, या वो इंक्यूबेटर में चला जाता है, या प्री टर्म होता है, उस टाइम डेवलपिंग ब्रेन है, जब ब्रेन डेवलप हो रहा है, तो किसी भी टाइम जब ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, उसको अगर चोट लगे, उसको प्रॉब्लम हो, तो उसको हम जो है वो हम कहते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी। आगे नेक्स्ट, तो ये मूवमेंट, पोस्चर और बैलेंस को जो है सीपी, ये जो हमारे पास बच्चे हैं आपसे मिलवाएंगे, तो इनमें बहुत सारे जो है वो चल फिर नहीं सकते या बैलेंस नहीं कर सकते, या जो है वो, सो इन सब में कॉमन क्या होगा कि इन सब के जो मसाइल हैं वो ये है कि मूवमेंट का मसला, और सब में कॉमन एक और चीज़ क्या होगी कि इनको कहीं ना कहीं जब इनका ब्रेन ग्रो कर रहा होगा, उस टाइम इनके ब्रेन को अफेक्ट हुआ होगा। आगे चलें, ये कॉमन डिसेबिलिटी ड्यूरिंग चाइल्डहुड है, मोस्ट कॉमन डिसेबिलिटी। मुझे लोग अक्सर डॉक्टर कम्युनिटी में नहीं पसंद करते, क्योंकि मैं कहता हूँ कि आप लोग पोलियो पे बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। राइटली सो, इट इज़ एन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है, वैक्सीनेशन को ज़रूरी। द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डिसेबिलिटी इज सेरेब्रल पाल्सी। द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ सेरेब्रल पाल्सी इज़ बर्थ प्रोसेस। जब तक हम अपने मुल्क में बर्थ प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे, ये बच्चे बनते जाएंगे इसी तरह। जब तक होम डिलीवरीज होती रहेंगी, जब तक हॉस्पिटल्स में डिलीवरी होगी, और जब तक उनके इंस्ट्रूमेंट्स साफ़ नहीं होंगे, उनके प्रॉपर केयर नहीं होगी, बच्चे की केयर नहीं होगी, तब तक ये फ्लो बढ़ता जाएगा। ये वो फैक्ट्री है जहाँ से ये जो रॉ मटेरियल वहाँ से आता है। तो ये सारा जो है ना, सो आई बिलीव कि दिस इज़ द कॉमनेस्ट। और अगर पाकिस्तान में किसी लेवल पे काम होना चाहिए, तो वो जो है इस लेवल पे, सीपी के लेवल पे काम होना चाहिए, सीपी को भी प्रिवेंशन के लेवल पे काम होना चाहिए। आगे चलिए, मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। एक बाजू जो है किसी का अफेक्ट होता है, किसी का एक साइड अफेक्ट होता है, किसी का निचला धड़, किसी का पूरा जिस्म, तो मुख्तलिफ टाइप्स हैं। आगे चलिए, ये इम्पॉर्टेंट है। ये हम जो है क्लासिफाई करते हैं, हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि सीपी जो है उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। अब जो सीपी की क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली इस बात पे डिपेंड करती है कि बच्चा चलता फिरता कैसे। अब लास्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे 5 नंबर पे, तो इसको एक तो डिवाइस की ज़रूरत है व्हील चेयर पे, और व्हील चेयर भी खुद नहीं चला सकता, किसी को मदद की ज़रूरत है। तो दिस इज़ लेवल 5, यानी कि एक बच्चा जो बिल्कुल खुद ना चल सके। तो जब भी हम सीपी सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इसके चलने की सलाहियत क्या है, क्या ये व्हील चेयर पे है या ये चल सकता है, व्हील चेयर पे खुदा न खास्ता आ ना जाए। तो यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि हमने करना क्या है, हमने इनको किस तरह से मैनेज करना है। अगर एक बच्चा हमें लगता है कि ये चलने फिरने के काबिल नहीं है, तो हम उसको फिर अच्छे असिस्टेड डिवाइसेस की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर एक बच्चा हमें लगता है कि हमें कुछ इंटरवेंशन करने से, एक इंजेक्शन लगाने से, फिजियोथेरेपी करने से वो चल सकता है, तो ये जो लेवल्स होते हैं ना, ये बड़े ज़रूरी होते हैं, इसको हमें देखना। अब तो माशाल्लाह शुएब भाई हमारे इस क्लासिफिकेशन में माहिर हो गए। अब उनको कोई भी बच्चा आता है तो शुएब भाई पहले बता देते हैं, ये डॉक्टर साहब बोटॉक्स वाला बच्चा है, डॉक्टर साहब इसको व्हील चेयर दे दी। शुएब भाई पहले कहते हैं ये इसको डॉक्टर साहब व्हील चेयर दे दी है, मैंने रख ली है, अब आप बताएं। अब मैं क्या बताऊं, वाकई सही है, ठीक है। अच्छा, तो आगे चलें ज़रा, आगे इससे और आगे करें। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं कि कितने बच्चे जो है वो जो सेरेब्रल पाल्सी होते हैं, कि ये दुनिया में कि जैसे 1 in 5 जो है वो अपने काम काज खुद से नहीं कर सकते, 1 in 4 कैन नॉट वॉक। इसका मतलब 3 out of 4 कैन वॉक, ठीक है। सेरेब्रल पाल्सी में 3 out of 4 कैन वॉक, 1 out of 4 कैन नॉट वॉक। तो अगर किसी सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे को हम देखें और चल फिर नहीं रहा,
तो हमें जो है वो होना चाहिए कि उन 3 में आए, 1 में ना आए। ठीक है, आगे आगे नेक्स्ट फॉरवर्ड करें। अच्छा, एक इंजेक्शन है, ये जो आज बच्चे बैठे हुए हैं, बेसिकली आज आप लोगों को बताने का मकसद क्या था कि ये बोटॉक्स क्या चीज़ होती है। एक इंजेक्शन होता है बोटॉक्स, एक बैक्टीरिया होता है, एक जरासीम है, बैक्टीरिया है जो एक टॉक्सिन सिक्रीट करता है। ये टॉक्सिन है, ठीक है। अब उसको ऑल्टर कर दिया गया है, उसको लैब में जाके उसको बड़ा स्मूथ कर दिया गया है और उसको छोटी डोज में मेडिकल के लेवल पे एक अच्छे इफेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो अच्छा इफेक्ट क्या होता है कि सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में, जो बच्चे चल नहीं सकते, उनको ये इंजेक्शन लगाते हैं जो मसल्स उनके स्टिफ होते हैं। तो पहला मरहला ये होता है कि जब बच्चा हमारे पास आता है, हम देखते हैं उसका कौन सा मसल स्टिफ है। जो मसल स्टिफ होता है, फिर हम देखते हैं कि हमने कितने यूनिट्स इसको जो है हमने इसको जो है वो इसको ये इंजेक्शन लगाना है, बोटॉक्स इंजेक्शन लगाना है। फिर एक हमारी सिडेशन की टीम होती है, एनेस्थीसिया की टीम होती है जो सिडेट करती है। एनेस्थीसिया नहीं होता, सिडेट करते हैं, उनको इंजेक्शन दे के सुलाते हैं ताकि उनको जब हम ये इंजेक्शन मसल में लगाएं तो उनको पेन वगैरह कुछ इस तरह महसूस ना हो। तो बोटॉक्स इंजेक्शन आज जो हमारे पास बच्चे बैठे हैं और जो हमने, जो शोएब भाई ने जिक्र किया कि 11 बच्चे ऐसे हैं जो अगर ये इनको बोटॉक्स इंजेक्शन ना लगता तो शायद ये व्हील चेयर बाउंड होते, लेकिन आज ये चलते हैं, इंडिपेंडेंट चलते हैं। तो इनको पिक करना, इनको डिसाइड करना कि किस बच्चे को बोटॉक्स इंजेक्शन लगेगा और कितना लगेगा, ये एक टेक्निकल प्रोसेस होता है जिससे हम गुजर के हम फिर डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आगे चले। इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। रेंज ऑफ मूवमेंट बेहतर हो जाती है, स्टिफनेस कम हो जाती है, चलने फिरने में जो गेट होता है चलने का वो बेहतर हो जाता है। एंड पॉइंट जो है हमारा ये होता है कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी से हम बचाएं, और ये रिपीटेड भी लगते हैं इंजेक्शंस, मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक बार लगे, हम 5 महीने 6 महीने में इसको रिपीटेड इंजेक्शंस हमें लगाने पड़ते हैं। आगे चलें। तो ये डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। जैसे बच्चे का एक पाँव देखें तो बिल्कुल एक पाँव पहले स्पास्टिक होता है, फिर वो फिक्स्ड हो जाता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होता है। तो हमें स्टेज 1 और 2 पे पकड़ना होता है, 3 पे सर्जरी होती है। जब फिक्स हो जाए ना, जब एक जॉइंट पे फिक्सेशन हो जाए कि मैं उसको हिलाऊं और वो हिले ना, फिक्स हो गया, तो ये वाला स्टेज है सर्जरी का। लेकिन अगर मैं बहुत ज़ोर लगा के इसको मैं मूव कर पाऊँ, इतना मूव कर पाऊँ, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्चर है, स्पास्टिसिटी है। ये कॉन्ट्रैक्चर नहीं है, स्पास्टिसिटी है। इसको मैं सही कर सकता हूँ थ्रू फिजियोथेरेपी, थ्रू बोटॉक्स। तो हमें यहाँ पे पकड़ना होता है स्टेज पे। आगे चलो। ये एक बड़ा अच्छा एक वो है कि ये जैसे एक मसल दिखाया है, डायग्राम ए जो है ये स्पास्टिक मसल है, यानी ये सख्त मसल है। इसमें देखें, अगर ये मसल को उन्होंने स्प्रिंग बना के दिखाया है तो ये स्प्रिंग देखें बिल्कुल टाइट हुआ है। अब बोटॉक्स इंजेक्शन क्या करता है, स्प्रिंग को लेंथन कर देता है। जब हम बोटॉक्स लगाते हैं तो स्पास्टिसिटी रिड्यूस हो जाती है, और फिर ये जब स्पास्टिसिटी रिड्यूस होती है, फिजियोथेरेपी इस पे हम करते रहते हैं, तो ये स्प्रिंग जो है इसी तरह रहता है, ना कि वापस जो है ये सी में कन्वर्ट हो जाए। तो बेसिक ये है कि स्पास्टिस जब बोटॉक्स इंजेक्शन लगाते हैं उसके बाद भी हम फिजियोथेरेपी हमारी बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट और आगे। थैंक यू। तो ये बेसिकली थोड़ा सा ओवरव्यू था, एंड बताने का मकसद ये कि आपको मैं थोड़ा समराइज़ कर दूं कि मैंने फ़्लो इस तरह से बताया है कि जी डिसेबिलिटी में सोशल मॉडल, जहाँ पे हम सब जिम्मेदार हैं, हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर एक बच्चा डिसेबल्ड है, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ सोशल मॉडल कि हम उसको जो है उसको उसके राइट्स दिलाएं, जो UN कन्वेंशन के ज़रिए ये अप्रूव्ड है। उसके अलावा जो है वो डिसेबिलिटी के बाद मैंने आपको CP का बताया कि CP के जो बच्चे होते हैं, और बोटॉक्स के बारे में। तो बोटॉक्स के बारे में ये है कि ये एक महंगा इंजेक्शन जिसे हम महंगा कहते हैं, महंगा इसलिए कहते हैं कि बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते, इसकी कीमत 25,000 तक होती है। और इसको एक इंजेक्शन को लगाने के जो सिडेशन चार्जेस और ये सारा कुछ होता है, लियाकत नेशनल में जब मैं एक बच्चे को बोटॉक्स लगाता हूँ, सेम डे डिस्चार्ज करता हूँ, 60 से 70,000 रुपये खर्चा आता है। तो 60-70,000 इसमें पर बच्चा हम बोटॉक्स का हम लगाते हैं। लेकिन शोएब भाई, IHRI जितने भी वो हैं सारे जो है, तो वो इसमें जो है
काफ़ी वो मज़ीद इसके बारे में जो है आप लोगों से शोएब भाई इसके बारे में बताएंगे कि हम किस तरह से हम उसको डोनेशंस वगैरह क्या करते हैं। तो ओवर टू शोएब भाई। पूरे पाकिस्तान में IHRI अनाउंस करना चाह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी ऐसे बच्चे हों जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी है इस किस्म की रिक्वायरमेंट की, तो हमारे पास है, हम उनका फ्री स्क्रीनिंग करेंगे और अगर इनका इलाज हो सकता है ना तो हम उनकी फ्री इलाज करेंगे। जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अफोर्ड कर सकते हैं उसको कॉस्ट टू कॉस्ट करवा देंगे ताकि ये बच्चे खड़े हो। नहीं, वो हमारे सेंटर है ना, डिफरेंट सेंटर को हम उसकी मैकेनिज्म बना देंगे। अच्छा अच्छा, 545 ओके ओके। अच्छा, बुटॉक्स थेरेपी से पहले भी हमारी फिजियोथेरेपी सर्विसेज चल रही होती हैं और बुटॉक्स थेरेपी के बाद भी फिजियोथेरेपी सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं। हमारे पास एक केस है आतका का, आतका की 8 to 9 मंथ से बल्दिया टाउन में। आतका यहाँ आप आ जाए, आराम से। आतका की जो फिजिकल थेरेपी है वो हमारे पास 8 to 9 मंथ से बल्दिया टाउन कैंपस में चल रही थी। ये बच्ची जो है जिस तरह अभी मिनिमम सपोर्ट के साथ आई, क्योंकि यहाँ पे हैजर्ड ज़्यादा है, जब हम वहाँ पे यूज़ कर बस को वॉक करवाते हैं तो ये बच्ची विदाउट सपोर्ट वॉक करती है और 15 to 30 स्टेप आफ्टर बुटॉक्स इंजेक्शन ये ले सकती है बच्ची। ये फिजिकल थेरेपी। इसके साथ साथ इसकी जो पहली कंडीशन थी वो कंडीशन ये थी जो है कोई स्टेप नहीं ले पाती थी, ना सपोर्ट के साथ ना विदाउट सपोर्ट। अब इसकी अल्हम्दुलिल्लाह ये कंडीशन डेवलप हो गई है। इस बच्ची की जो घुटने थे वो बहुत पूरी तरह मुड़े हुए थे काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से ये स्टेप लेने से कासिर थी आगे। अब ये बच्ची विद सपोर्ट, यहाँ आप देखें आपने ये स्टैंडिंग की हुई है, जब हम इसको वॉक करवाएंगे ये बच्ची आराम से वॉक कर सकती है। एक और केस हमारे पास है, और केस हमारे पास है, एक बच्ची है फबिया, वो बाहर है अभी। फबिया को अगर आप बुला सकें तो प्लीज। दुआ नूर फबिया आ गई हैं। फबिया हमारे पास ये 4 years ओल्ड चाइल्ड है, इनको भी बुटॉक्स थेरेपी से गुजरी है। ये बच्ची जो है इनिशियली 1 to 2 स्टेप ले सकती थी बुटॉक्स इंजेक्शन से पहले। अब अल्हम्दुलिल्लाह इनको 1 मंथ हो चुका है बुटॉक्स थेरेपी से गुजरे हुए। अब ये जो है हमारे पास माशाल्लाह इंडिपेंडेंटली वॉक कर सकती हैं। फबिया अगर आप यहाँ से देख नहीं पाएंगे यहाँ पे, अच्छा जी, इनकी स्टैंडिंग, इनकी वॉकिंग, यहाँ भी इजीली वॉक कर सकती है। फबिया 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 कम ऑन, फबिया आ जाइए, बाबा के पास आए। ये हमारी कुछ अचीवमेंट्स हैं बुटॉक्स थेरेपी के साथ। सही है। एक और बच्ची है हमारे पास, दुआ नूर, मिस फरियाद। खड़ी हो जाओ। और अब अल्हम्दुलिल्लाह फिजियोथेरेपी और बुटॉक्स थेरेपी के बाद अब ये इतनी एलिजिबल हो गई है कि 15 to 30 स्टेप्स खुद से भी ले लेती है, और अगर हम इसको मिनिमम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो बहुत अच्छे से वॉक करती है। हमजा ये देख अभी तो टाइम कम है, मगरिब का टाइम होने वाला है। ये हमजा बच्चा है, पीछे मिसबा आया, मिसबा का भाग गया ना, स्कूल भी जा रही है, स्कूल भी जाना शुरू हो गई है। छोड़ दे। ये मिसबा है, ये बच्ची यहाँ है, खड़ी ये हमजा हमारा इसका सबसे छोटा बच्चा है। वहाँ खड़ा कर, देखो खड़े हो जाए मिसबा, सीधा खड़े हो जाए मिसबा। उनको देख के रोने लगते हैं। सही। हाँ बस ये केसेस हैं। थैंक यू हमजा, ये कंक्लूड है।